नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारी +1 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधि, उसका ये लेक्चर नंबर 6 है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो वीडियो के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि जो भारत में सर्वाधिक वोट से जो जीत की प्रणाली को अपनाया गया है वो क्यों अपनाया गया, क्यों इस संसदीय प्रणाली के अंदर जो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को उपयुक्त माना जाता है और किस वजह से बहुमत सिद्ध करने के लिए या बहुमत के लिए निर्धारित सीटों के लिए जो परसेंटाइज वोटों का गणितीय है वो किस वजह से, किन कारणों से आम निर्वाचन क्षेत्र में नहीं अपनाया जाता, जबकि अन्य कुछ ऐसी उम्मीदवार हमारे भारतीय संविधान के अंदर है जिसके अंदर अन्य जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, इन सभी का चुनाव करवाने के लिए जो ये प्रणाली है जिसके अंतर्गत सबसे अधिक सीट जिसको ज़्यादा मिले, उनके अलावा इस खास प्रणाली को उनको प्रतिशत वोट भी उनको प्राप्त है वो होने चाहिए। तो ये था हमारा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित। लेकिन आज के वीडियो के अंदर ये है कि हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो किन वजहों से, किन कारणों से किया जाता है और इसकी क्या अहमियत रह जाती है। वैसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये बड़ा, और जिस वजह से जो SC और ST के वर्गीकरण से संबंधित जो समुदाय के लोग हैं उनको ये भारतीय संविधान के अंदर दिया जाता है। तो क्या, क्यों दिया जाता है, क्या प्रणाली है, इन सभी के बारे में आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को जिस निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम के द्वारा सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही चुना जाता है, चाहे कितने ही उम्मीदवार खड़े हुए हों। यानी कि अगर 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और उनमें से जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है उसी को विजय घोषित है वो किया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूह का हित हो जाता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो छोटे छोटे समूह या जो अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किया हुआ वोटिंग प्रणाली है, जिनको किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में जो बहुमत तो प्राप्त नहीं हुआ या ज़्यादा वोट प्राप्त नहीं हुए लेकिन उनको कुछ वोटिंग तो प्राप्त हुई है, उनको अहमियत है वो नहीं दी जाती। जीतता कौन है, जो सबसे अधिक वोट लेके, सबसे अधिक वोट जिनको प्राप्त होते हैं। यानी कि लोकतंत्र के अंदर मुख्य तौर पर क्या माना जाता है, संख्या को महत्व दिया जाता है। जिसके ज़्यादा संख्या होगी उसी को विजय घोषित है वो माना जाता है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन समय के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ थी उनके आपस के अंदर जो भेदभाव का जो ऐतिहासिक जो समय काल वो देखा जा सकता है। अन्य जातियों की तुलना में कुछ जातियों के समूह द्वारा अन्य जातियों के साथ भेदभाव है वो किया जाता है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियाँ हर जगह जीत जाएगी और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूह का कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। यानी कि जो सामाजिक रूप से जिनका वर्चस्व अन्य जातियों की तुलना में ज़्यादा है और जिनका फाइनेंशियल सोशल जो बैकग्राउंड है वो मजबूत है, वो अन्य जातियों की तुलना में उनको जो वोटिंग प्रणाली के तहत वो जीत पाएंगे। और जो अन्य समूह हैं, निम्न जाति समूह हैं, उनको किसी भी तरीके से जो राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट करने से या उन्हें जीतने से वंचित है वो रखा जा सकता है। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधि सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। तो हमारे संविधान का निर्माण करने वाले जितने भी जानकार थे उनको इस बात का पूरा
वाकिफ़ था कि ये जो उत्पीड़न है वो कहीं ना कहीं सामाजिक समूह के द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों या दलित समूह के साथ किया जा सकता है और कहीं ना कहीं उन्हें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर से कम आंका जा सकता है। तो इनकी वजह से ही इनका जो बैकग्राउंड था वो किस तरीके से चेंज किया जा सकता था, किस तरीके से उनको अन्य जातियों की तुलना में बराबर जो सामाजिक और अन्य उनकी जो सुविधाएं थी उनको डेवलप किया जा सकता। तो ये एक आरक्षण का ही माध्यम था जिनके द्वारा कुछ सीटों के ऊपर उनको रिजर्व कर दी जाती है और सिर्फ उन सीटों के ऊपर या निर्वाचन क्षेत्र के ऊपर जो किसी विशेष वर्ग या जाति से संबंधित व्यक्ति है उसी को ही चुना जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व इस विषय पर काफ़ी बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत है वो की थी। जब ये इस माहौल और अंतर्ग्रह की वजह से जब ब्रिटिश समयकाल के अंदर भी ये चीज़ें देखी जाती थी और इसी के द्वारा जो ब्रिटिश निर्वाचन मंडल का जिस वजह से पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी अलग प्रतिनिधित्व के लिए या अलग चुनने के लिए, उसमें इसका स्पष्ट रूप से व्याख्यान है वो देखा जा सकता है जिसमें अन्य जातियों को निर्वाचित होने के लिए व्यवस्था है वो अपनाई गई थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल है वो सकेंगे। अब अंग्रेज़ों के द्वारा जो अलग पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई उसमें सबसे बड़ी जो कमी हम मान सकते हैं या सांप्रदायिक दंगे उकसाने की जो कोशिश की गई थी उसमें यह था कि जो व्यक्ति किसी प्रतिनिधि चुनाव के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा है और अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता है तो वहाँ उसी वर्ग से संबंधित समुदाय के जो लोग हैं उस व्यक्ति को वोट है वो डाल पाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी जाति वर्ग से संबंधित वो निर्वाचन क्षेत्र है वो रिजर्व कर दिया गया है और रिजर्व करने के बाद उस चुनाव के अंदर उस व्यक्ति के लिए जो वोटिंग प्रक्रिया के अंदर सिर्फ उसी समुदाय के लोग हैं वो वोट डालने के लिए वैलिड माने गए थे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों की इस पर शंका थी, उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगी। अब ये जिस वजह से ये बनाया गया था निर्वाचन प्रणाली को, उसके माध्यम के द्वारा इस पूरी की पूरी व्यवस्था के ऊपर शंका पैदा की गई हमारे संविधान के निर्माताओं ने और उस पर यह व्यवस्था बनाई कि ये जो जितने भी हमारी सद्भावना और अलग अलग धार्मिक वर्ग से संबंधित समुदाय के लोग रहने वाली हमारे भारतीय समाज के अंदर व्यवस्था है, उस वजह को कहीं ना कहीं ये व्यवस्था थी वो चोट पहुंचा सकती थी, आपसी भाईचारा ख़त्म कर सकती थी और सांप्रदायिक दंगे वो फैल सकते थे। तो ये जितने भी सामाजिक परिवेश से संबंधित उनका उत्थान करने का जो इरादा था जो निम्न जातियों से संबंधित, उसके उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगी और भारत को एक सांप्रदायिक और आपसी भाईचारे को ख़त्म करते हुए एक दंगे के साथ एक इसको बैकग्राउंड में ले जाएगी। इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया था। इसकी वजह से क्या किया गया था कि जो आज आरक्षित क्षेत्र का जो व्यवस्था अपनाई गई है वो इसी कारण से अपनाने का इसका मकसद था कि किसी भी तरीके से देश के अंदर शांति व्यवस्था है वो कायम रह सके और बिना व्यवधान के जो चुनावी रणनीति के अंदर जो व्यवस्था है वो बनी रह सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक जो निर्वाचन क्षेत्र अपनाया गया है या बनाया गया है, निर्वाचन क्षेत्र में वही रहेगा, वहाँ के जो निवासी है उस निर्वाचन क्षेत्र के दायरे में आने वाले जो भी लोग हैं वो सभी वही रहेंगे, लेकिन जो प्रत्याशी होगा या उम्मीदवार होगा वहाँ से चुनाव लड़ने वाला, उस प्रत्याशी को किसी सामाजिक वर्ग या जिस वर्ग से संबंधित वो सीट मानी गई या की गई है उसको रिजर्व कर दी जाएगी और उसके ऊपर वही व्यक्ति पर्सन है वो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उसमें वोटिंग प्रक्रिया के अंदर जो रहने वाले समुदाय सभी समुदाय के लोग हैं निर्वाचन क्षेत्र के अंदर, ठीक है, वो सभी पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं।
अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो दूसरे देशों में फैले हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित है वो कर सकते हैं। अब जितने भी सामाजिक समूह के बारे में देखा जाता है वो अलग अलग देश के अंदर समाज व्यवस्था के अंदर वो रहते हैं, वहाँ पे अपना कार्य प्रणाली है, जो भी काम धंधा है वो करते हैं। और और कहीं भी ये ऐसा भी नहीं होता कि किसी खास वर्ग से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो किसी खास उस प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकते हैं अन्य सामाजिक समूह से संबंधित जो उस व्यक्ति से सामाजिक समूह से नहीं है। तो क्योंकि हमारा जो भारतीय व्यवस्था है वो सामाजिक विविधता इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन पूरे देश पर नज़र डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में भी दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक समूह हैं अगर जब उनका प्रभुत्व की बात आती है तो कहीं ना कहीं उस सामाजिक समूह की जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश के अंदर मजबूत है वो देखी जा सकती हैं। उन्हें समुचित प्रतिरफ देने की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। अब जो व्यवस्था बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं उन सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से ये व्यवस्था बनाई जाती है जिनकी वजह से ही जो पिछड़ी जातियों से या एससी और एसटी जातियों से वर्ग से संबंधित जो समुदाय के लोग हैं वो चुनाव के अंदर प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट है वो कर सकें और अपना सामाजिक और राजनीतिक जो उत्थान है वो कर सकें। क्योंकि भारतीय संविधान है वो सभी व्यक्ति पर्सनों के लिए भागीदारी है वो सुनिश्चित करता है। उसमें आप वोट भी डाल सकते हो और चुनाव प्रक्रिया के अंदर आप पार्टिसिपेट कर अपनी उम्मीदवारी रख सकते हो। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है वो लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं के अंदर ये आरक्षण की व्यवस्था वो अपनाई गई है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। तो ये जो आरक्षण की सुविधा है वो शुरुआती दौर पे जब हमारा संविधान बना था 1950 के अंदर तो 10 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन इसको बाद में संशोधित करते हैं उसके कार्यकाल को 2020 तक बढ़ा दिया गया है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है, यानी कि ये 2020 के बाद भी इसको इस प्रक्रिया को आगे तक बढ़ाया वो जा सकता है और इसका फैसला करने के लिए संसद है वो इस संसद के द्वारा ही ये निर्णय वो लिया जाता है। इन दोनों समूह की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में उसका अनुपात है। इसमें जिन जिन सीटों या जितना प्रतिशत इसको रिजर्व किया गया वो सभी के लिए एक समान है वो किया गया है। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 84 अनुसूचित जातियों और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है वो की गई है। तो हमारी टोटल जो लोकसभा की 543 सीटें हैं जिसमें 84 अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है वो की गई है। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे या कौन तय करता है, किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है? यह निर्णय एक स्वतंत्र संसद द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग है वो कहते हैं। अब जिन जिन निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से जो रिजर्वेशन की जो प्रणाली अपनाई जाती है ये तय कौन करता है कि किस सीट से किस व्यक्ति को आरक्षित सीट से माना जाए और उनका जो निर्णय करने का आधार है किस एवज में जो निर्णय ये लिया जाता है। तो इसको निर्णय लेने के लिए जो इसकी जो स्वतंत्र संस्था होती है जिनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है उसे परिसीमन आयोग कहते हैं बच्चों, परिसीमन आयोग। और इसी आयोग के माध्यम के द्वारा जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो अपनाई जाती है। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। इस परिसीमन आयोग का जो गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर कार्य वो करता है। तो चुनावी आयोग भी स्वतंत्र आयोग है, उन्हीं के साथ मिलकर इस परिसीमन आयोग का गठन है वो किया जाता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचित क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका पूर्ण रूप से गठन करने का जो कार्य प्रणाली है वो निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी आरक्षित क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उसकी जो बाउंड्री होनी चाहिए कि किस व्यक्ति पर्सन है वो किस दायरे के अंतर्गत आते हैं और ये सारे डिसाइड करना वो परिसीमन आयोग का ही कार्य होता है। और ये हर 10 वर्ष के बाद अपना कार्य प्रणाली को अपनाते हैं। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचित क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस जाति से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। तो जो भी ये निर्वाचन क्षेत्र का एक कोटा निर्धारित किया जाता है, आरक्षण की रिजर्वेशन की जो प्रणाली अपनाई जाती है जो हर राज्य
सेंटर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के अंतर्गत, तो उसमें एक निश्चित जनसंख्या है वो बनाई जाती है, उसी के अंतर्गत इसका जो प्रणाली है, जो रिजर्वेशन है वो की जाती है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग केवल प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। अब परिसीमन आयोग होता है जिसकी वजह से ही ये जो कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है, को जिस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर सीमांकन किया जा रहा है, सीमा बाउंड्री निर्धारित की जा रही है, उसमें संख्या कितनी है, जनसंख्या टोटल है वो कितनी है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित है वो कर दिया जाता है। तो उसके लिए एक इन्होंने क्या फार्मूला अपनाया हुआ है, जिस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो सीमा आती है उसमें जिस व्यक्ति या जिस जाति समूह के लिए जो ज़्यादा संख्या होगी उन्हीं के लिए वो आरक्षित है वो कर दी जाती है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान है वो देता है। आयोग उस निर्वाचन क्षेत्र को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज़्यादा हो। अब किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए आयोग मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देते हैं जिनके द्वारा जो निर्वाचन क्षेत्र का जो अधिकार है वो अनुसूचित जाति और जनजाति या किसी के लिए रिजर्व है वो किया जाता है। सबसे पहला उसमें जो मुख्य कारण है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र को सीमांकन किया जा रहा है उसके अंदर या रिजर्व किया जा रहा है उसके अंदर अनुसूचित जातियों का अनुपात है वो कितना है और उसे कितना है, कितने व्यक्ति पर्सन ऐसे हैं जो दूसरे समुदाय की तुलना में अनुसूचित जाति या जनजाति समूह की संख्या वो पाई जाती है। लेकिन वह इस निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। और दूसरा ये है कि जो भी निर्वाचन क्षेत्र का कार्यप्रणाली या राज्य के द्वारा इसका बनाया जाता है उसके अंदर अलग अलग डिवाइड में इसको कर दिया जाता है निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरा देश में बिखराव समरूप हो, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, सभी जो अनुसूचित जाति हैं उसका बिखराव है वो ऐसे नहीं है कि एक क्षेत्र के अंतर्गत ही इनकी संख्या पाई जाती है, पूर्ण इनकी संख्या है वो समाज में व्याप्त है वो होनी चाहिए। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है तो इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। अब जब भी 10 साल के बाद इनमें जब चेंज किया जाता है तो इनकी जो बाउंड्री है वो अलग अलग समय काल के बाद इनकी निर्धारित है वो रहती है। संविधान अन्य उपेक्षित या कमज़ोर वर्गों के लिए इस प्रकार का आरक्षण की कोई व्यवस्था वो नहीं करता। सिर्फ अनुसूचित जाति जनजातियों के अलावा अन्य किसी कमज़ोर वर्ग के लिए हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यवस्था है वो नहीं अपनाई गई है। इधर लोकसभा राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग अब उठ रही है। अब जिस वजह से ही केंद्र और राज्य सरकार के अंदर जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था अपनाई गई है उसी तरीके से जो महिलाओं के चुनाव के अंदर उसके पार्टिसिपेट करने के लिए उसकी भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की मांग भी उठ रही है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि जिसके माध्यम के द्वारा महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा के लिए कहीं ना कहीं आरक्षण की जो सुविधा वो प्रदान की गई हो। हाँ, कुछ अभी बनाए गए हैं 33% जो उनको रिजर्वेशन है वो दिया गया, लेकिन हकीकत में उतने पहुंचते नहीं हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि किसी न किसी तरीके के माध्यम के द्वारा जिस तरीके अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षित किया गया उसी तरीके से लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के अंदर भी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी आरक्षण की सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्था में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती, इसके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात है वो हो रही है। जैसे मैंने बताया 33 जो परसेंटाइज है वो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है वो की जा रही है। तो वैसे भी अगर देखा जाता है कि इनमें चुनाव के अंदर सबसे कम महिलाएं ही चुनी जाती है और चुनने के बाद चाहे कुछ प्रावधान सरकारों के द्वारा राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों को किए गए, इसके बावजूद भी जो इनका निर्वाचन है वो कम ही संख्या में पाया जाता है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है, इसे हम भारतीय स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। अब शहरी और ग्रामीण स्थायी जो सरकारें होती है वो कौन सी होती है और उनका आगे किस तरीके से जो रिजर्वेशन है वो बनाई गई है, उसका जो व्याख्यान है वो आगे स्थानीय सरकार में पूर्ण रूप से दिया गया है। थोड़ा आगे इसके डिटेल में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया, उस पर पारित है वो नहीं किया गया। अब जिस तरीके से
किसी भी लोकसभा राज्यसभा में जो संविधान या कानून बनाने के बाद ही, हमारे देश में कानून बनाने के बाद ही उसमें जो व्यवस्था वो अपनाई जाती है उसके लिए संशोधन करना पड़ता है। तो अभी तक लोकसभा और विधानसभा के अंदर इस बात का कोई जो प्रावधान है संशोधन वो नहीं किया गया, और बार बार संशोधन लाने के बाद इसको गिरा दिया जा रहा है, पारित है वो नहीं किया जाता। तो महिलाएं भी आरक्षण की सुविधा का व्यवस्था अपनाने के लिए पुरजोर कोशिश है वो कर रही है, जिसके माध्यम के द्वारा इनकी ये प्रावधान है वो अपनाया जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर निर्वाचन क्षेत्र के अंदर किन किन माध्यमों के द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था वो अपनाई जाती है और क्यों इस व्यवस्था को अपनाया गया है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो आज का जो टॉपिक है इसके माध्यम के द्वारा जो आपके जो उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट है वो भी क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। और मेरा जो मोबाइल नंबर है मैसेज करने के लिए या पूछने के लिए आपकी कोई भी डाउट है वो 9466666828 9496666828 पर आप मेरे को मैसेज है वो व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।